हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में और इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो आज हम लोग डिस्कस कर चैप्टर 5 को एंड ही कर देंगे, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक वॉल्यूम 1 का ये चैप्टर है, चैप्टर 5 द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो उसी का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखिए क्या है कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ये आप समझिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए इवेपोट्रांसपिरेशन को आप बेसिकली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके वर्ड से ही आप इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। जैसे कि इवेपो मतलब कि इवेपोरेशन, जो कि सॉइल सरफेस से जो वाटर लॉस होगा उसे आप बोलेंगे इवेपोरेशन। और अगर आपका प्लांट सरफेस से जो वाटर लॉस हो रहा है तो उसे आप बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। तो इवेपो प्लस ट्रांसपायरेशन को जब आप ऐड करते हैं, मतलब सॉइल सरफेस के वाटर लॉस और प्लांट सरफेस के थ्रू जो वाटर लॉस है, इन दोनों को यदि आप एडअप कर देते हैं तो आपका बन जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कि टोटल आपका जो वाटर लॉस है बाय सॉइल एंड बाय प्लांट, उन दोनों को मिला के आप कह देते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ईटी की तरह भी डिफाइन करते हैं। देखिए सॉइल मॉइस्चर एक ऐसा यूं कहें कि फैक्टर है जो कि मोस्ट डिफाइनिंग फैक्टर कहलाता है आपके, कि आपकी एग्रीकल्चर किस तरह की है, वो ड्राईलैंड है या रेनफेड है। तो ये डिफाइन करता है आपका सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पर ही। देखिए लगभग जो है रेनफॉल का 3/4 ऑफ जो पोर्शन है, जो वाटर का अमाउंट है, वो आपका लॉस हो जाता है थ्रू द इवेपोट्रांसपिरेशन की हेल्प से। ठीक है, मतलब कि जो 3/4 जो रेनफॉल वाटर है आपका, तो वो इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण आपका इतना लॉस हो जाता है। कितना परसेंट? 75% आपका पानी रेनफॉल का इवेपोट्रांसपायरेशन की वजह से लॉस होता है। और इसी इवेपोट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए हम जो मेजर्स आज पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या, आप इक्वेशन के बेसिस पे आप हमें बताइए कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है ये मैंने आपको बताया ऊपर, वही चीज आपको यहाँ पर बस लिख देनी है और एड अप कर देना है उनको। इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस प्लस ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस, इन्हीं को जब आप ऐड करते हैं तो बन जाता है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन। तो क्या होता है कि इस तरह के लॉसेस को बचाने के लिए कुछ मेथड्स हम लोगों ने क्या किए, डिराइव किए। और इन्हीं मेथड्स को डिराइव किया हम लोगों ने, और इन्हीं मेथड्स के फिर कुछ काइंड्स बनाए गए। क्या बनाए गए? काइंड्स बनाए गए। तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि हम किस तरीके से इन लॉसेस को बचा सकते हैं। तो पहला जो आपका मेथड ये है मल्चिंग, दूसरा एंटी ट्रांसपेरेंट, देन विंड ब्रेक्स, देन वीड कंट्रोल। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मल्चेज एंड विंड कंट्रोल के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनको जाकर देखिएगा, तो वहां आपको इन दोनों के बारे में जो है पता चल जाएगा, मल्चेज एंड विंड कंट्रोल के बारे में। बट आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और विंड ब्रेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में। देखिए एंटी ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या करता है, आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? वाटर लॉस को आपके प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करेगा? ये आपको क्या करेगा कि बहुत सारे जो है आपके लीफ सरफेस जो होती है, जो प्लांट का जो लीफ होता है वहीं से आपका वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो उस चीज को क्या करेगा, वहां पर हम कुछ थिन टाइप मटेरियल लगा देंगे, या तो वैक्स लगा देंगे, या ऑयल लगा देंगे, या कोई केमिकल लगा देंगे। बस उन्हीं केमिकल के टाइप को यहाँ पर क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट करके बता दिया गया आपको कि एंटी ट्रांसपेरेंट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली उन्हीं को हम लोग कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। बेसिकली 4 तरीके के होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। पहला आपका स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, मतलब कि इनके जो फेनोमेना है, ये केमिकल क्या रिएक्शन देता है उन्हीं के बेसिस पर उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो पहला जो आपका ये है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट में जो लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, वो अपने आप को बंद कर लेता है। स्टोमेटा जो ओपनिंग्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता है। तो ये किन केमिकल्स का यूज करने पे होता है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, हर्बिसाइड्स लाइक एट्राजीन, लो कंसंट्रेशन में यूज करिए, एबी एंड CO2। तो यदि आप इन चीजों का जो है यूज करते हैं तो आपको इस तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट का जो इफेक्ट होगा, वो जो रिएक्शन होगा वो दिखेगा। मतलब कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, फिर आपका वाटर लॉस नहीं होगा। सेकंड जो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट टाइप है वो है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप में ऐसा होता है कि जो आपका वाटर लॉस इस तरीके से रिड्यूस किया जाता है कि एक थिन फिल्म बना दी जाती है, एज अ फिजिकल बैरियर की तरह वो एक्ट करता है। और कुछ मटेरियल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि मोबी लीफ है, हेक्साडेकानॉल है, सिलिकॉन है, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं। तो इन सब का यूज करके आप इस तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट जो है यूज कर सकते हैं, और इससे भी आप जो है वाटर के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप है आपका एंटी ट्रांसपेरेंट, वो होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। मतलब कि जो भी आपकी जो सन की जो रेज है, जो रेडिएशन है, इनको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और इससे क्या होगा कि जो आपका जो लीफ टेम्परेचर और जो प्रेशर ग्रेडियंट है आपका, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इससे ये होगा
कि जो आपका वाटर लॉस हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सेलाइट हो गया और आपका कायोलिन हो गया, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप में यूज किए जाते हैं। बात करें ग्रोथ रिटार्डेंट की, तो ये भी एक चौथा प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें ये होता है कि केमिकल यूज करते हैं हम लोग, जो कि क्या करता है कि रूट ग्रोथ को तो बढ़ाता है बट शूट ग्रोथ को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या करता है, रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी शूट ग्रोथ कम होंगे तो लीफ में क्या होगा, स्टोमेटा के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, जितना कम शूट ग्रोथ रहेगा उतना ही कम वाटर लॉस होगा। ये रूट ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर प्लांट आपका ड्रॉट रेजिस्टिविटी के क्या होगा, अनुकूल होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर रूट ग्रोथ बढ़ रही है तो क्या होगा कि जो आपका ड्रॉट एरिया है वो जो प्लांट होगा आपका वो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी ड्रॉट के प्रति। ठीक है, तो इस तरह के जो केमिकल हैं जो ग्रोथ रिटार्डेंट है उनका एक नाम यहाँ मैंने लिखा दिया है, साइकोसेल, ट्रिपल सी इसका बोलते हैं। तो इसका यूज करके आप जो है एज अ ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट आप इसका यूज करके वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात की जाए विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेड्स के बारे में, तो देखिए विंड ब्रेक्स का मतलब ये है कि जो आपकी विंड है, मतलब जो तूफान है, जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में जो हवा आती है, ठीक है, तो उनके फ्लो को, उसकी स्पीड को रोकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, शेल्टर बेड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि प्लांट आपका क्या होता है कि उसकी जड़ें जो है दिखने लगती हैं, तो उसमें जो है काफ़ी डिसीजेज हो जाती हैं, लॉजिंग जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको प्लांट में, वो क्या है, इन सब का यूज करने पर उनसे आपको निजात मिल सकती है। तो शेल्टर बेल्ट एक बहुत ही अच्छा है, क्या कह सकते हैं कि आप तरीका या जुगाड़ है जिसके मदद से आप इन सब चीज़ों से जो है मुक्त हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको लॉजिंग वाली जो दिखती है और जो प्लांट आपके गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं और आपको उसमें जो ईल्ड है वो आपको कम मिलती है, तो आप शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक का यूज करके आप अपनी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं और अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ना केवल प्लांट को यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं शेल्टर बेल्ट को बनाने से, शेल्टर बेल्ट के बनाने से हमें जो बर्ड्स का जो हैबिटेट है और जो कुछ पेट एनिमल्स हैं जो हमारे वहाँ पर फील्ड में, ठीक है, जो हमारे मदद करते हैं एज अ फार्मर के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उनके लिए भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है शेल्टर बेल्ट और या विंड को ब्रेक करना। तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग बाई डेफिनेशन, बाई टर्म्स, कि क्या है चीज़ों में जो है हमें ध्यान देना है जब शेल्टर बेल्ट हमें बनाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपके शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव शेल्टर होते हैं, किसके लिए, विंड के और जो हैबिटेट जो हर बर्ड्स एंड हनी बीज हैं, तो और जो फ्यूलवुड हैं, तो इनके लिए भी क्या है, कैटल फीड के लिए भी, तो ये सब क्या है, इनके लिए एक प्रोटेक्टिव जो है मेजरमेंट है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप प्रोटेक्टिव मेजर है ये, जिसके हेल्प से आप इन सब चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि बर्ड हो गया, हनी बीज हो गए, आपका कैटल फीड हो गया, फ्यूलवुड हो गया, तो इन सब चीज़ों का आप संरक्षण कर सकते हैं किसके मदद से, शेल्टर बेल्ट की मदद से। जो आपका शेल्टर बेल्ट है, जो आपका क्या है, शेल्टर बेल्ट है, ये आपकी विंड स्पीड को लगभग 60 से 80% क्या करता है, कम कर देता है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके मान लीजिए कि आपने, ये आपका फील्ड है, ठीक है, और ये फील्ड पे आपने ये एक जो है ये ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री इस तरीके के आपने जो है इतने बड़े बड़े उगा दिए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ट्री आपने उगा दिए हैं ऐसे, और यहाँ आपकी जो है क्रॉप उगी हुई है, ये क्रॉप है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी विंड बहती हुई आ रही है, ये काफ़ी स्पीड में आ रही है, ठीक है, काफ़ी स्पीड में यहाँ से विंड आपकी जो है बहती हुई आ रही है। तो सबसे पहले विंड क्या होगी, इन जो लॉन्ग ट्रीज है आपकी, जो टॉल ट्रीज है, यहाँ टकराएगी, ठीक है, तो यहाँ टकराएगी, तो यहाँ तक जाते जाते क्या होगा कि जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए, हालांकि डायरेक्ट आपको टॉल ट्रीज नहीं प्लांट कर देने हैं, इसके पीछे एक फिनोमेना है, एक पैटर्न होता है। जब आपको शेल्टर बेल्ट बनाने होते हैं तो एक पैटर्न पे जो है प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगी, एक डिफाइंड वे में आपकी जो विंड है, जो विंड वेलोसिटी है, उसको क्या करें आप, एक नई दिशा, एक ऐसी दिशा दे सके जिससे कि आपकी क्रॉप को कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है, वो उसको कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी ईल्ड और प्रोडक्टिविटी में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। देखिए, जो प्लांट पैटर्न टाइप होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रासेस को ग्रो करते हैं, फिर श्रब्स को, और देन उसके बाद हम लोग आउटर रोज में बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो फॉलो किया जाता है शेल्टर बेल्ट में। पहले जो है ग्रासेस, देन उसके बाद आपके श्रब्स जो कि थोड़े बड़े हों, देन इसके बाद आपकी टॉल ट्रीज, ठीक है, इस तरीके की जो है, मतलब पहले आप, एक सेकेंड थोड़ा लिख देता हूँ मैं, एक जो है, देखिए पहले आपको ऐसे याद रखना है, फिर आपको याद रखना है, इससे पहले जी होगा, ग्रास, श्रब,
देन आपका ट्री। जीएसटी आप याद रखिए। शेल्टर बेल्ट का जो फार्मूला है पैटर्न टाइप का, मतलब क्रॉप का जो पैटर्न होगा कि आप इसमें किस तरह के क्रॉप को पहले या किस तरह के प्लांट को पहले आप यहाँ पर ग्रो करेंगे, क्रॉप करेंगे, तो वो आपका पहला होगा ग्रास, जीएसटी, देन श्रब, देन टॉल ट्री। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने ग्रास जो है उगाया, फिर आपने जो है श्रब को उगाया, ठीक है, ये श्रब हो गई, फिर आपने क्या किया कि एक बड़ा सा ट्री जो है उगा दिया, ठीक है, एक बड़ा सा ट्री उगा दिया। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो विंड आ रही है वो ऐसे आएगी, ठीक है, ये आपकी विंड ऐसे आ रही है। तो विंड जब ऐसे आ रही है तो वो नीचे आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर देखिए टॉप जाएगा तो नीचे से विंड क्या होगी, पास कर जाएगी, क्योंकि ऊपर फॉलिएज आपका ऊपर है ना प्लांट पे, तो वहां टकराएगी तभी ना विंड आपकी जो है रिड्यूस होगी। अगर डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे तो विंड कहाँ रिड्यूस होगी, ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो पहले आप ग्रास लगाइए, फिर श्रब लगाइए, फिर आप जो है टॉल ट्री पे जाइए। तो इससे क्या होगा, जो विंड है आपकी वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी, क्या उठेगी, ऊपर को उठने लगेगी, ऐसे ऐसे उठने लगेगी। तो ऐसे उठेगी धीरे धीरे, तो फिर ये ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ तक क्या होगी, काफ़ी विंड आपकी जो वेलोसिटी है उसको क्या होगी, रिड्यूस जाएगी। और डायरेक्ट यहाँ पे जो आपने क्रॉप उगा रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जो फेस होगा, जो डायरेक्ट यहाँ पर फेस नहीं करेगी आपकी प्लांट या आपके क्रॉप विंड को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, ऐसे उठेगी और ये ऐसे यहाँ से निकल जाएगी उस पार, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसा लगभग 300 मीटर के बाद या 200 मीटर के बाद देखा जाता है कि लगभग 60 से 80% आपकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस जाती है। 60 से 80% जो है वेलोसिटी, इस तरह के अगर आप पैटर्न को एज अ शेल्टर बेल्ट अगर आप अपनाते हैं तो इतना जो है आपको इसमें बेहतर इफेक्ट मिलता है। तो देखिए लगभग जो है 3 से 7 रो में 15 से 30 मीटर वाइड अगर आप ऐसी जो है रो बनाते हैं, ठीक है, 3 से 7 रो बनाइए, 15 से 30 मीटर वाइड होनी चाहिए। तो ऐसी जो रो बनेगी, जो ऐसे शेल्टर बेल्ट बनेंगे, काफ़ी इफेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट का जो है क्या कर देते हैं, माइक्रो क्लाइमेटिक बना देते हैं, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट इससे पैदा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका क्रॉप है उसके लिए एक माइक्रो क्लाइमेट मिल जाएगा, जो कि उसके लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा उसके प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी आप इसको कह सकते हैं कि एक से आपको प्लस पॉइंट आपका एक ये हो जाता है। बाकी जो शेल्टर है, प्रोटेक्शन फॉर बर्ड एंड हनी बीज, वो तो होता ही है। और इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स का कितना जो है यूजफुल इंपॉर्टेंस है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। और यदि हालांकि सिंपल जो है ये टॉपिक था, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है मुझे, हालांकि कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो है ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, बिल्कुल एंड हो गया है चैप्टर 5 आपका। और हो सकता है शाम तक मैं आपको सॉइल एंड इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की, जो कि आपका चैप्टर 6 है, इसकी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। यह आपका पहला जो लेक्चर है सॉइल एंड इरोजन का, सॉइल एंड इरोजन का, तो मतलब कि इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये आपका पूरा नाम है। तो इसका वीडियो आपको शाम को मिल सकता है, तो मिल सकता है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर फ्री रहा, बिजी नहीं रहा तो आपको मिल जाएगा ज़रूर। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यदि कोई टर्म्स आपको समझने में दिक्कत हुई है तो, अगर कहीं पर भी तो पूछ सकते हैं आप। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिएगा।